नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। नई संसद के उद्घाटन में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आज नई संसद का पहला वीडियो भी जारी हुआ है। वीडियो की शुरुआत नई संसद के भव्य एंट्री गेट से होती है, फिर नए संसद भवन के ऊपर लगा अशोक चिन्ह और बाहरी दीवारें नजर आ रही हैं और इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा दिखती है। नई संसद का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन पूजा से होगी। नई संसद 4 मंजिला है और इसमें 1224 सांसदों के बैठने की जगह है और इसे बनाने में 970 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है और इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने तैयार किया है और ये 28 महीने में बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर खास अपील की है। नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस ऐतिहासिक इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने वॉइस ओवर के साथ साझा करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को रीट्वीट भी करूंगा और हैशटैग करके प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इसका इस्तेमाल करना नहीं भूलें। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री को सेंगोल प्रतीक चिन्ह देने पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व क्या है और कांग्रेस क्यों आपत्ति जता रही है, एक रिपोर्ट। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। बुधवार को अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के तमाम लोगों को सेंगोल राजदंड के बारे में पता चला। खुद अमित शाह ने बताया कि इसे लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 1947 में दिया गया। तब से ये प्रयागराज के संग्रहालय में रखा रह गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके अमित शाह के दावे को गलत बता दिया। उन्होंने लिखा कि उस वक्त मद्रास के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड दिया था, लेकिन ना ही माउंटबेटन और ना ही राजा जी और नेहरू ने इस राजदंड को अंग्रेजों से भारत के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देखा था। इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुरई अधिनम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने सेंगोल के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वो पुनर्विचार करें। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इश्यू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है। खैर, सेंगोल पर कई तरह की राजनीतिक बहस चल रही है। कुछ पार्टियों ने ये भी सवाल खड़ा किया है कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर ये सेंगोल के राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है। खैर, सेंगोल के राजनीतिक बहस से अलग सेंगोल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के राजदंड को दूसरे राजा को सौंपा जाता था। यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु की कई परंपराओं में सेंगोल राजदंड को शामिल किया जाता है।
नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं, एजेंसियों की कार्रवाई के मुद्दे पर सवाल पूछे और सरकार को घेरा। इन सवालों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे हैं वो झूठ का पुलिंदा है। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं। भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप हैं। 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं। हमारे बिहार में दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं और दरभंगा से कोचीन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए मुलाकात का समय मांगा है। वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इस बारे में विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के आग्रह के बारे में दिल्ली पंजाब कांग्रेस की राय भी जानेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही हैं। ये कल होने वाली है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्तों के लिए मिल गई है। साथ ही जो शर्तों के साथ ये जमानत मिली है, अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ने की शर्त है, मीडिया में बयान नहीं देने की भी शर्त है। 10 जुलाई को इलाज की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी और 11 जुलाई को अगली सुनवाई है। मेरठ नगर निगम में महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर मारपीट हो गई। एआईएमआईएम और बीजेपी के पार्षदों के बीच वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए। इससे नाराज बीजेपी पार्षदों ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट हुई। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों को शपथ ग्रहण चल रहा था और इसी दौरान बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम का गान शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के पार्षदों ने इसका विरोध किया और बैठे रहे और इस दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच कहासुनी हो गई और मारपीट तक हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एआईएमआईएम के पार्षदों को बाहर किया।
और छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1 लाख रुपए के मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहाने के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। फूड ऑफिसर राजेश विश्वास का फोन गहरे पानी में वो डैम था वहां गिर गया और इसके लिए उन्होंने 3 दिन तक पंप लगाकर लगातार पानी बहाया, जिससे कितने हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकती थी। चौथे दिन फोन मिला लेकिन अब वो चल नहीं रहा है। कांकेर जिले का खेरकट्टा परलकोट जलाशय 3 दिनों तक 30 HP के 2 डीजल पंप इसका पानी दिन रात सोखते रहे। इसके पहले गांव के लोग और राशन दुकान के सेल्समैन गोता लगाकर हार चुके थे। आखिर फरमान इनके साहब फूड अफसर राजेश विश्वास का था, जो सेल्फी के चक्कर में अपना लखटकिया मोबाइल पानी में गिरा बैठे थे। पांचों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है, यहाँ इसके वजह से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है। तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। चूंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। ग्रामीणों का कहना है कि जो पानी यहाँ था उससे 1,500 एकड़ में सिंचाई हो सकती थी। अब इस गर्मी में उनके मवेशी भी प्यासे रहेंगे। साहब का मोबाइल गिर गया था। मोबाइल गिरने के कारण गाड़ी द्वारा पंप द्वारा यहाँ से पूरा पानी सिंचाई करके बाहर फेंका गया। मेरे को सचिव ने फोन किया कि नहीं एसडीएम साहब लोग और बुला रहा है आपको। उसके बाद आया हूँ। एसडीएम साहब तो पहचाना भी नहीं मेरे को। अच्छा। सरपंच को। अच्छा। अब दस्तखत लेके चले गया। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया, हम पूरा कितना पानी कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। पानी निकालने के लिए 3 दिनों से लगातार पंप लगा रहा। शिकायत मिलने के बाद सिंचाई अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद करवाया। प्रशासन का कहना है मौखिक इजाजत देने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं। एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है। और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहां से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। वो सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन साहब सस्पेंड हो गए, पानी बह गया, फोन निकल गया, लेकिन 3-4 दिनों तक गहरे पानी में रहने की वजह से फोन अब तक चालू नहीं हो पाया है। दोस्त यार, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, हर जगह इस मोबाइल की एंट्री हो ही गई है। अब शायद आप कभी खाना खाने बैठे तो थाल और गिलास में खाने और पीने की जगह मोबाइल ही परोस दिया जाए। नहीं तो क्या ये संभव है कि कोई इस मोबाइल के लिए इस बेशकीमती पानी को बहा दे, जिससे लाखों लोगों का गला तर हो सकता था और हजारों एकड़ में फसल सींची जा सकती थी। कांकेर में अपने सहयोगी नीरज, जुल्फिकार और विकास के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कल साकेत कोर्ट में पेश करेगी। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बख्तरबंद गाड़ी में उसे साकेत कोर्ट लाया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी दोपहर में होगी। सनलाइट कॉलोनी में इलाके में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उसी मामले में क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मांगेगी। लॉरेंस बिश्नोई को मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। दक्षिण कोरिया की एक फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा उड़ान के दौरान आसमान में खुल गया। एशियाना एयरलाइंस के इस विमान में यात्रा कर रहे
उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दरवाज़ा खोला था। इस विमान में 194 यात्री सवार थे। ये घटना तब हुई जब विमान कुछ ही देर में देगू शहर में लैंडिंग करने वाला था। हालांकि विमान को सुरक्षित ढंग से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तो इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा NDTV इंडिया पर। नमस्कार।